अब बताऊंगी आई के बारे में। आई किसे कहते हैं? आई एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल का मतलब होता है जो लाइट से रिलेटेड हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लाइट से रिलेटेड होते हैं उसे हम ऑप्टिकल कहते हैं। आईज को क्यों आई से लाइट से रिलेटेड कह रहे हैं? बिकॉज इसके थ्रू हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। इट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स बाय फॉर्मिंग इमेज ऑन स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। हमारी आंख के रेटिना पर, ये हमारा रेटिना होता है, इस रेटिना पर जब इमेज बनती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो आई एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रही हैं। कब? जब उसके रेटिना पर इमेज बनती है। ठीक, आई का डायग्राम आ जाता है बनाने को। इसमें पार्ट्स जो हैं ये वो लेबल करने के लिए आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। आई कंसिस्ट ऑफ आई बॉल विच इज नियरली स्फेरिकल, इट्स फ्रंट पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्निया। ये वाला पोर्शन, ये जो उभरा हुआ गोल पोर्शन है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आइरिस और पेपर। ये जो आइरिस होते हैं, देखो ये जो मैंने बना रखे हैं, ये और ये आइरिस होते हैं। इनका काम क्या होता है आइरिस का? आइरिस जो होते हैं वो कॉर्निया के पीछे होते हैं और ये द आइरिस रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आंख के अंदर कितनी लाइट जाएगी वो ये आइरिस डिसाइड करती है। अगर ये आइरिस थोड़ा सा पीछे को हो जाते हैं तो ज्यादा लाइट जाती है, और अगर ये थोड़ा आगे को हो जाते हैं तो कम लाइट एंटर कर पाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेरुलरी मसल्स। सेरुलरी मसल्स होती है, दीज आर मसल्स विच होल्ड आई लेंस इन प्रॉपर प्लेस। ये वाली जो मसल्स हैं यहाँ पर, ये वाली, ठीक है, ये वाली सेरुलरी मसल्स होती हैं, ये लेंस को ऐसे कस के पकड़ के रखती हैं जिसकी वजह से हमारे आंख का जो लेंस है वो ज्यादा हिले डुले नहीं। नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर। यहाँ पर होता है आपका एक्वस ह्यूमर। ये जो आइरिस है और ये जो लेंस है, इन दोनों के बीच में जो जगह है, यहाँ पर एक लिक्विड, ठीक है, एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड को हम, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जिसके आर पार दिखाई देता है, उसे एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। ठीक, दूसरा बोले विट्रेस ह्यूमर। विट्रेस ह्यूमर जो होता है, ये लेंस है हमारा और ये रेटिना है, इसके बीच में इस पूरी जगह पर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं विट्रेस ह्यूमर। यहाँ पर जो एक्वस ह्यूमर था ये ट्रांसपेरेंट था, और जो विट्रेस ह्यूमर होता है ये जेली लाइक होता है। ठीक है, रेटिना जो होती है, इस रेटिना के ऊपर जब हमारा इमेज बनता है तब हमको दिखाई देता है। इस रेटिना पर दो चीजें होती हैं, दो तरीके के सेल्स होते हैं, जिनमें से एक को कहते हैं कोन और दूसरे को कहते हैं रॉड्स। जो कोन्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के, या अगर आपको कलर डिटेक्ट करना है, अगर आपकी आंख में ये कोन्स की संख्या प्रॉपर है जितनी होनी चाहिए, तो आप ब्राइट लाइट को भी बहुत अच्छे से देख पाओगे और कलर बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर पाओगे। अगर किसी इंसान की रेटिना में कोन्स कम होते हैं तो वो कलर को प्योरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। कभी कभी होता है ग्रीन सा कलर होता है, इसको ब्लू सा लगता है, ठीक है, या कभी कभी वो बिल्कुल ही नहीं बता पाता कि ये कौन सा कलर है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो लैक ऑफ दीज कोन्स इन द रेटिना। दूसरी चीज होती है रॉड्स। ठीक है, हाँ, कलर ब्लाइंड कह सकते हो बेटा। ठीक, अगला है रॉड्स। रॉड्स क्या होते हैं? सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक, जब आपकी डिम लाइट होती है उसमें ये सेंसिटिव होते हैं, और जब आपको डिम लाइट में कोई ऑब्जेक्ट देखनी होती है तो वो हमें इस रॉड्स के थ्रू दिखाई देती है। ठीक है, ब्राइट लाइट में अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट देखनी है तो वो कोन्स के थ्रू दिखेगी, और डिम लाइट में अगर हमें ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो उसके लिए ये रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके थ्रू दिखता है। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व्स। लास्ट में यहाँ पर रेटिना के बाद इस जगह पर, यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स होती हैं। ये नर्व्स किससे कनेक्ट होती हैं? हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, इन सारी नर्व्स को हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। जो भी कुछ हमने देखा उसको ये इंटरप्रेट करती हैं और जाके ब्रेन को बताती हैं कि हमने ये चीज देखी। एक बात और बताऊं आपको, रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड बनता है। सपोज करो यहाँ कोई एक पेड़ है, इस पेड़ का अगर इमेज रेटिना पर बनेगा तो वो उल्टा बनेगा, लेकिन हमें वो उल्टा नहीं दिखता, हमें सीधा दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जाके ब्रेन को मैसेज करती हैं कि आंख ने पेड़ को देखा है और उसका सही इमेज यानी सीधा इमेज हमें दिखाता है। कौन? ये ऑप्टिक नर्व दिखाती है।
क्लियर इतना? नेक्स्ट चीज है ब्लाइंड स्पॉट, द एरिया ऑफ नो विजन। यहीं पे कहीं एक स्पॉट होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। एक और स्पॉट होता है, कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पर्टिकुलर यही जगह हो, इसको कहते हैं येलो स्पॉट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज इस ब्लाइंड स्पॉट पे मिलती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देती, ठीक। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज येलो स्पॉट पे बनेगी तो उसका बिल्कुल ब्राइट इमेज आपको दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा होता है, आप कोई पर्टिकुलर चीज घर में ढूंढ रहे होते हो, अलमारी में जाते हो, ढूंढते हो, वो सामने ही रखी होती बट आपको नहीं दिखती है, ठीक है। वो इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि उस समय उसका इमेज आपके ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है, ठीक। दोबारा जाते हो, वहीं देखते हो, कहते हो अरे ये तो सामने ही रखा है, ठीक है। तो उस समय उसकी हल्की सी भी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो उसका जो इमेज है वो ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं बनेगा, और जब ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। आज बताऊंगी एकोमोडेशन ऑफ आई। पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब होता है कि आपको अपनी आंख को एडजस्ट करना है, ठीक है। कैसे एडजस्ट करना है, क्या करना है, मैं बताती हूँ, पहले सुन लो। Normal eye can see clearly from a distance of 25 सेंटीमीटर to infinite। अगर एक इंसान की नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई का मतलब है कि आपका विजन जितना होना चाहिए, अगर नॉर्मल विजन है आपका तो आपको 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब जहां तक आपकी नजर जा रही है आपको वहां तक का बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाता है, अगर हमारा नॉर्मल विजन होता है तो। 25 सेंटीमीटर से पास की अगर चीज देखोगे तो वो थोड़ी ब्लर दिखाई देती है, या कभी कभी एक की जगह दो दो दिखने लगती है। When eye is focused at far off object, the ciliary muscles are relaxed। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होती है, जैसे मून हो गया, सन हो गया, इतनी दूर की अगर आप ऑब्जेक्ट्स को देखते हो तो जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं वो थोड़ी रिलैक्स्ड होती हैं। एंड द आई लेंस इट एट थिनेस्ट, और जो आई लेंस होता है वो थिनेस्ट हो जाता है। जो हमारा आंख का लेंस होता है बच्चों, वो कभी बिल्कुल ऐसे हो जाता है पतला, और कभी ऐसे मोटा हो जाता है, ठीक है। वो कब होता है वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब हम बहुत दूर की ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो ये बिल्कुल पतला हो जाता है लेंस। इसका जस्ट उल्टा, अगर हम पास वाली ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये जो लेंस है वो थिक हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स स्टॉप व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर। मैंने अभी बोला 25 सेंटीमीटर से पास की अगर ऑब्जेक्ट होगी तो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर भी यही बात बोली है कि जब मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट दूर या पास होती है तो हमारा लेंस जो है वो बड़ा या छोटा होता है। वो किसके थ्रू होता है? सिलियरी मसल्स के थ्रू होता है। ये सिलियरी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं कब? जब हमारी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से और पास आने लगती है तो ये मसल्स जो है वो काम करना बंद कर देती हैं। इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट जो है वो साफ साफ दिखाई नहीं देती अगर 25 सेंटीमीटर से पास की होती है। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी रिड्यूस फर्दर। 25 सेंटीमीटर हमने कर लिया, उससे कम उसकी फोकल लेंथ को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमें 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो दिखाई नहीं देंगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो हमें क्यों नहीं दिखती? बिकॉज हम आई का लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ को हम 25 सेंटीमीटर से रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें नहीं दिखती। यानी हमें पास की ऑब्जेक्ट देखनी है तो भी हमें लेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा, दूर की ऑब्जेक्ट देखनी है तो भी हमें आई को एडजस्ट करना पड़ेगा। द लीस्ट डिस्टेंस एट विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट। वो पॉइंट जिस पॉइंट पर, जैसे सपोज ये है, अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ तो मेरे को यहाँ पर क्या हो रहा है? दो दो फिंगर्स दिखाई दे रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मेरी आंख के लिए क्या कहेंगे? नियर पॉइंट कहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट रखी है वो साफ साफ दिखाई देगी। उससे आगे ला रही हूँ तो या तो ब्लर हो रही है या फिर दो हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी नॉर्मल आई है, मीन्स नॉर्मल आई का मतलब नॉर्मल विजन है, तो आपको 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट मिलेगा। और जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ठीक, ये फार पॉइंट होता है। यानी
हमें जब पास की ऑब्जेक्ट देखनी है तो भी फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, दूर की ऑब्जेक्ट देखनी है तो भी फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम जब अपनी आई साइड अपने लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करते हैं उसे हम कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आईज। ठीक है, एकोमोडेशन मीन्स होता है एडजस्टमेंट, हम आई को एडजस्ट कर रहे हैं उसके लेंस को। आगे दिया है, उसी की डेफिनेशन दे दी, द एबिलिटी ऑफ आई टू एल्टर द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द आई। लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर रहे हैं उसे हम एकोमोडेशन बोलते हैं। हमारी आंख में दो तरीके के डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्ट बता रही हूँ। एक को कहते हैं मायोपिया या उसी का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। जो ये वाला प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम में क्या होता है, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। पास की ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देती। ठीक है, जब दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रही, अभी मैंने कहा जो नॉर्मल आई होती है उसके लिए 25 सेंटीमीटर मिनिमम है और मैक्सिमम कितना, इनफाइनाइट, जहां तक दिखाई दे सकता है। लेकिन जब हमें ये मायोपिया वाली प्रॉब्लम है यानी शॉर्ट साइटेडनेस है हमारी, तो हमें क्या होगा, बहुत दूर की ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो जो हमारा फार पॉइंट होगा वो फिर डेफिनेट डिस्टेंस पर होगा कि इतने दूर तक की डिस्टेंस की हमें ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई दे रही है, उसके बाद की हमें साफ दिखाई नहीं दे रही। ठीक, अब मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ कि एग्जैक्टली मायोपिया में क्या होता है। देखो ये हमारा आई है, ठीक, ये हमारा आई का लेंस है। अगर कोई रेज यहाँ से आ रही है तो जहां पर मैंने आपको बताया था जब हमें ऑब्जेक्ट कब दिखाई देती है, जब उसका इमेज रेटिना पे बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रेटिना से पहले ही हमारा इमेज बन गया। ठीक है, जब रेटिना से पहले बन जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसको सही करने के लिए हम लगाते हैं चश्मा और चश्मे में लगाते हैं एक लेंस, और जब हमें मायोपिया होता है तो हम ये कॉनकेव लेंस उसमें लगाते हैं। ये कॉनकेव लेंस लगाने से क्या होता है, ये जो दूर से लाइनें आ रही थी वो हमें लगता है कि इस पॉइंट से, जो कि इस वाले लेंस का फोकल लेंथ है, वहां से हमें आती हुई दिखाई देती हैं। और ये कहाँ पर बन जाता है, रेटिना पर हमारा इमेज बन जाता है। और जब भी हमें रेटिना पर मिलेगा तो हमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई देगा। इसका जस्ट उल्टा, बिल्कुल जस्ट उल्टा हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, यहाँ बोला था कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, वहां क्या लिखेंगे, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियर। ठीक है, यहाँ पर ब्लर हो रही है और वहां पर बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज, अब देखो फिगर में बताया आपको, ये ऑब्जेक्ट थी, इसका जो इमेज था वो रेटिना के बाहर जाके बन रहा है। रेटिना के बाहर बनेगा तो भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देगी जब वो कहाँ बनी होगी, रेटिना पर बनी होगी। ठीक है, अब मैंने बताया इसको कैसे रिमूव करेंगे। इसके लिए भी हम चश्मे में लेंस लगाएंगे, और कौन सा लेंस लगाएंगे, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में जो भी आपकी दूर से लाइट आ रही थी वो हमें लगेगा, सॉरी, जो यहाँ से पास में से लाइट आ रही है वो हमें लगेगा कहीं दूर से आ रही है। ठीक, और इसका भी इमेज कहाँ बनेगा, हमारा सीधा रेटिना पर जाकर बनेगा। और जैसे ही रेटिना पर इमेज बनेगा और हमें समझ आ जाएगा कि जो इमेज है वो बिल्कुल हमें क्लियर हो जाएगी। आज बताऊंगी, आज से पहले कल वाला बताऊंगी थोड़ा सा। कल एक चीज बताई थी तुम्हें कि अगर ये आई होता है, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स होती है, मैंने ब्लाइंड स्पॉट शायद यहाँ बोल दिया था, यहाँ नहीं, ये ऑप्टिक नर्व्स के बिल्कुल यहाँ बीच में होता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कल मैंने दो डिफेक्ट बताए थे आपके, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, उसके अलावा एक और डिफेक्ट होता है, दैट इज कैटरेक्ट। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कितने तरीके के डिफेक्ट होते हैं तो आपको केवल दो ही नाम लेने, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, लेकिन ये अलग से कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट क्या होता है, ये हमारी आंख का एक डिफेक्ट होता है। ठीक, डिफेक्ट ऑफ आई अकर इन ओल्ड एज, जब आप बूढ़े हो जाते हो, बुढ़ापे में जनरली ये बीमारी होती है। इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका लेंस होता है बिकम्स क्लाउडी। आपकी आंख का जो लेंस होता है उस लेंस के ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है, पतली सी झिल्ली आ जाती है। ठीक है, जैसे प्याज की झिल्ली होती है ना, प्याज के आप पीसेस करते हो तो उसमें पतली सी स्किन होती है,
उसी तरीके से क्लाउडी स्किन आ जाती है उसके ऊपर, लेंस के ऊपर। अब क्योंकि वो धुंधली सी लेयर आपके आंख के लेंस पर आ गई, तो आपको जो भी चीज दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, ठीक है। और कभी कभी इतनी ब्लर हो जाती है जब कैटरेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो बिल्कुल चीज दिखनी ही बंद हो जाती है। बस ये तो समझ आता है कि हाँ यहाँ पर कोई चीज है, बट आप ये नहीं बता पाते कि एग्जैक्टली वो चीज क्या है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट है ऑपरेशन, सर्जरी, रिमूविंग आई लेंस। जो आपका आई लेंस होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस आंख में डाल दिया जाता है, ठीक है। ये तब होता है जब आपकी जो आंख है वो बिल्कुल काफी बुरी हद तक खराब हो जाती है, मतलब लेंस पर बहुत ज्यादा झिल्ली आ जाती है। कभी कभी बहुत हल्की सी लेयर होती है तो उस लेयर को भी काटने का तरीका होता है, लेजर से उस खाली लेयर को काट देते हैं तो फिर विजन क्लियर हो जाता है, ठीक। अब ये बताया है केयर ऑफ आई, यानी आप अपनी आंख का ध्यान कैसे रखोगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको करनी है जिससे आपकी आंख जो है वो सही रहे। वॉश एंड क्लीन आईज ट्वाइस विद कोल्ड वाटर इन अ डे। एक दिन में 2 बार ठंडे पानी से। ठंडे पानी का ये मतलब नहीं है फ्रिज का पानी लेके धो लो, नहीं, नॉर्मल जो टैप वाटर आता है उस टैप वाटर से आप अपनी आंख दिन में 2 बार धो लीजिए। दूसरा है डू नॉट वर्क इन डिम लाइट। बहुत डिम लाइट हो तो उसमें काम मत करो, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। डू नॉट लुक डायरेक्टली एट पावरफुल लाइट सोर्स। बहुत ज्यादा पावरफुल लाइट सोर्स है तो उसकी तरफ डायरेक्टली मत देखो, जैसे इसीलिए कहा जाता है सन की तरफ डायरेक्टली मत देखो, ठीक। क्योंकि उससे क्या होता है, कभी कभी जो आई का आपकी जो रेटिना होती है कभी कभी वो जल जाती है, ठीक। नेक्स्ट, डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल। अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो उसमें आप रीडिंग मत करो। नेक्स्ट है नेवर रैब आईज इफ समथिंग गेट्स इनटू इट। अगर आपकी आंख में कोई चीज गिर गई है, कोई तिनका आ गया, कोई पत्थर आ गया, कोई भी चीज आ गई है, तो आप अपनी आंख को रब मत करो। आप क्या करोगे फिर, जिस आंख में आपके तिनका गिरा है उससे दूसरी आंख को रब करोगे, या तो क्लॉकवाइज रब करोगे या एंटी क्लॉकवाइज रब करोगे। जैसे सपोज इस आंख में गिरा है तो आप इस वाली आंख को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, 2 तरीके होते हैं। थोड़ी देर में जो भी चीज आपकी आंख में गिरी है वो अपने आप बाहर आ जाए, ठीक। कभी भी रगड़ो मत उसे आंख को। नेक्स्ट है अवॉइड वॉचिंग टीवी और कंप्यूटर फॉर लॉन्ग सेशंस। बहुत लंबे टाइम के लिए आप कंटिन्यूटी में मत देखो। अगर आपको कोई चीज देखनी है, आधा घंटा देख लिया, थोड़ी देर बीच में ब्रेक कर दो, 10-15 मिनट ब्रेक कर दो, फिर आधे घंटे देख लो। इस तरीके से आप कोई भी चीज टीवी पे देखनी है या कंप्यूटर पे देखनी है या मोबाइल पे देखनी है तो वो काम कर सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू रीड फ्रॉम नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन। कल बताया था नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो आप कोशिश करो कि अपनी बुक या कॉपी या मोबाइल, जो भी चीज आप जिससे भी रीड कर रहे हो, वो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर दूर हो तुम्हारी आंखों से, और फिर आप उससे रीड करो। नेक्स्ट है ईट बैलेंस डाइट। खाना प्रॉपर खाओ, ठीक है, बिकॉज हमारी आंखों को विटामिन ए की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ऐसा फूड खा रहे हो जिसमें विटामिन ए नहीं है, तो अगर आप ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हो उसके बावजूद भी आपको विटामिन, वो आईज जो है वो आपकी खराब हो सकती है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर विटामिन, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा जो आईज को चाहिए। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। आपको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है टॉपिक दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन शायद तुम लोगों ने सबने महसूस किया हो कभी, बट आपको पता नहीं होगा कि ये होता है, ठीक। आप किसी भी चीज को कंटिन्यूटी तक देखते रहिए थोड़ी देर, उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करो तो आपकी उसमें एक वही इमेज आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो, थोड़ी देर तक इस बोर्ड को देखते रहो और 2-3 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो तो आपकी आंखों के सामने वही सीन आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कैसे बोलेंगे, when an image of an object is formed on the retina it stays for about 1/16 of a second। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी रेटिना पर बनती है और वो रेटिना पर बनी रहती है, और कितनी देर के लिए, 1/16 सेकेंड। 1 सेकेंड के 16वें हिस्से तक, 1/16 कैरी, उतनी देर तक वो आपके रेटिना पर बनी रहती है। तो इसीलिए जैसे आपने बहुत देर तक कोई चीज को देखा और आंख बंद करी तो आपको वही इमेज दिखाई दी। इसे हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड वो लोग जिनको
आंखों से दिखाई नहीं देता है, ठीक, उन्हें विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है, दैट इज लो विजन में आते हैं, ठीक है। आगे है, उनके लिए क्या तरीका है कि वो कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे, उसके लिए है यूज ऑफ ब्रेल। वो ब्रेल का यूज करते हैं। ब्रेल एक तरीके की लैंग्वेज होती है, ठीक है। उस लैंग्वेज में क्या होता है आपका, आप जो भी चीज पढ़ते हो वो फील करके पढ़ते हो, उसमें उभरे हुए डॉट्स होते हैं, ठीक है, उन डॉट्स को फील किया जाता है और फिर उससे पढ़ाई की जाती है। अभी बताती हूँ आपको कैसे, पहले ये देख लेते हैं। इट एम्प्लॉयज ग्रुप ऑफ रेज्ड डॉट्स टू रिप्रेजेंट प्रिंटेड लेटर्स एंड नंबर्स। जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, हिंदी के अल्फाबेट हैं या इंग्लिश के अल्फाबेट है या स्मॉल ABCD है या कैपिटल ABCD है, वो सारे के सारे ये 6 डॉट्स मैंने बनाए, इन 6 डॉट पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। सारे के सारे 6 डॉट पर बेस्ड होता है। एवरी कैरेक्टर इन ब्रेल कोड इज बेस्ड ऑन 6 डॉट। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच डॉट हैज अ नंबर्ड पोजीशन इन ब्रेल सेल। जो भी मैंने डॉट लिखे हैं उसके आगे मैंने नंबर लिखा है 1 2 3 एंड 4 5 6। उनकी पोजीशन, उनकी जगह बिल्कुल फिक्स होती है। आप अपने मन से इधर वाले को 1 नहीं कह सकते, ये वाला 1 है दैट मीन्स यही 1 है। अगर आपको A रिप्रेजेंट करना है तो आप खाली पहला वाला डॉट बनाओ लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको B लिखना है तो ये पहला और ये दूसरा बनाओ, ठीक। अगर आपको C लिखना है, पहला, दूसरा और ये इधर वाला यानी 4th वाला दबाओ, ठीक है, 1 2 एंड 4। तो जब आपके 1 एंड ये 4 है, खाली सी वाले में 1 एंड 4 है, 1 2 और 4 नहीं, 1 एंड 4 है, ठीक। तो जब आप इसको पढ़ते हो तो कैसे किया जाएगा, आपका ये पेज है, इस पेज के ऊपर डॉट्स उभरे हुए, जब आप उसे फिंगर से फील करोगे, इंडेक्स फिंगर या किसी भी फिंगर से आगे से आप उसे फील करोगे तो आपको पहचानना पड़ेगा कि किस जगह का डॉट उभरा हुआ है, पहला वाला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा कि पांचवा कि छठा। और उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन कॉम्बिनेशन से हम पता लगाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। पहले हम ये पता लगाते हैं कि वो कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है, फिर सारे अल्फाबेट को जोड़कर हम देखते हैं हमारा कौन सा वर्ड बना। क्लियर इतना?